नमस्कार। आज हम खिलजी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्रांति के कुछ कारण और परिणाम रहे। कारणों में तुर्की सरदारों की सैनिक कमजोरी, उत्तराधिकारियों का अनिश्चित नियम तथा परिणामों में सैनिक पक्ष को मजबूती प्राप्त होना, इस धारणा का समाप्त होना कि सत्ता पर केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही अधिकार होता है, आदि महत्वपूर्ण है। लगभग 90 वर्षों के प्रभुत्व के बाद इलवारी तुर्कों की शासन सत्ता का अंत हो गया। इल्तुतमिश तथा बलबन ने अपने अथक प्रयासों से जिस साम्राज्य को बढ़ाया, वह योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में रोगग्रस्त हो गया। इस खिलजी क्रांति का मुख्य कारण तुर्की सरदारों की सैनिक कमजोरी परंतु अपनी श्रेष्ठता का दम था। पिछले कई वर्षों से मंगोलों के आक्रमण से सीमांत की सुरक्षा का दायित्व खिलजी सरदारों को सौंपा हुआ था। उन्होंने अपनी शूरवीरता से अपने दायित्व का पालन भी किया, परंतु उन्हें सैकड़ों खिलजी सैनिकों को युद्ध भूमि में खोना भी पड़ा था। इस स्थिति ने युवा खिलजियों के मन में सल्तनत की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद और सम्मान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को जगा दिया। इसके विपरीत तुर्कों ने उन्हें द्वयम दर्जे का नागरिक समझकर उनके साथ मालिकाना व्यवहार किया, जिससे नवयुवक खिलजियों का आक्रोश बढ़ता गया। केकुबाद के शासनकाल में तुर्की सरदारों द्वारा सत्ता को हथियाने के लिए जो आपसी प्रतिस्पर्धा चली और उनमें जो कमजोरियां विद्यमान थी, उनके देखते हुए अवसर का लाभ न उठाना मूर्खता की बात होती। इसलिए खिलजी नवयुवकों ने अपने वृद्ध नेता को क्रांति के लिए राजी कर लिया। इस क्रांति का एक कारण उत्तराधिकार का अनिश्चित नियम था। इस्लाम वंशानुगत उत्तराधिकार का समर्थन नहीं करता, वह योग्यता और शक्ति में विश्वास रखता है। 90 वर्षों के शासन के बाद भी तुर्क शासक अपनी जड़ें मजबूती से नहीं जमा पाए, हिंदू शासकों की शक्ति को पूरी तरह से नहीं कुचल पाए और मंगोलों के संकट से सल्तनत को उबार नहीं पाए। फिर भी उन्होंने सत्ता से चिपके रहना चाहा और एक अल्पवयस्क शिशु क्यूमर्स को सिंहासन पर बिठा दिया, जबकि परिस्थितियों के अनुसार किसी शक्तिशाली व्यक्ति को सिंहासन पर होना चाहिए था। तुर्कों के पास ऐसा कोई नेता नहीं था और खिलजियों ने इसका लाभ उठाया। खिलजी क्रांति के परिणामों के बारे में कई मत हैं। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार खिलजी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उसने राजभक्ति की उस भावना को जो दिल्ली सिंहासन के प्रति विकसित हो रही थी और जिससे भविष्य में अच्छे परिणामों की आशा थी, भारी धक्का लगा। यदि खिलजियों ने राजभक्ति और राज प्रतिष्ठा की परंपरा को उत्पन्न होते ही ने कुचल दिया होता तो सैनिकवादी तत्व बहुत शून्य हो जाता और अधिकारों तथा कर्तव्यों आज्ञा देने में पालन करने की नई परंपरा स्थापित हो जाती, जैसा कि संसार के अन्य देशों में हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश खिलजी क्रांति ने सरकार के सैनिक पक्ष को शक्तिशाली बनाकर एक ऐसा घातक उदाहरण पेश किया जो दिल्ली सल्तनत की जीवन शक्ति को क्षीण करता रहा। डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक खिलजी वंश का इतिहास में यह कहा है कि दास वंश के पतन के बाद जो खिलजी वंश सत्ता में आया, वह केवल वंश परिवर्तन मात्र नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी क्रांति का प्रतीक था, क्योंकि खिलजी सुल्तानों के समय अनवरत विजयों, कूटनीति के क्षेत्र में असाधारण प्रयोग, कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की थी। खिलजी सर्वहारा वर्ग के थे और उनके सत्ता में आने से यह मिथ्या धारणा समाप्त हो गई कि सत्ता पर केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही अधिकार होता है। इस आधार पर के.एस. लाल ने वंश परिवर्तन को ही खिलजी क्रांति कहा था। जहाँ तक इसके जनता पर प्रभाव का सवाल है, जनता ने इसे अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि बहुसंख्यक भारतीयों को विदेशी राजवंशों के उत्थान और पतन में कोई विशेष रुचि नहीं थी और न ही किसी वंश विशेष के लिए
उसमें राजभक्ति की भावना विकसित हो पाई थी। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है, अब तक और बिल्कुल आकस्मिक वंशीय क्रांतियों ने किसी भी वंश के लिए उसकी भारी सद्भावनाएं समाप्त कर दी थी। इस प्रकार हमने खिलजी क्रांति के कारणों, परिणामों और जनसाधारण पर उसके प्रभाव के बारे में जाना। साथ ही यह भी जाना कि खिलजी वंश की स्थापना किस प्रकार हुई। धन्यवाद।